नाज़रीन ग्रामी, निकोलस दोम रूस का आखिरी जार था। 1894 में 26 साल की उम्र में बादशाह बना। जर्मन शहजादी एलेक्स से शादी की और 1918 की जुलाई की एक रात पूरा खानदान दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत समेत जमीन का रिच बन गया और यूं दास्तान तक न रही दास्तानों में। निकोलस दोम कुव्वत फैसला से महरूम शख्स था और तारीख बताती है कि कुव्वत फैसला से महरूम लोगों के हाथों में जब ताकत आती है तो ये अपने समेत हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। निकोलस ने भी यही किया। इसने पहले जापान के साथ जंग छेड़ी और अपनी पूरी नेवी बर्बाद कर ली। फिर पहली जंग अजीम में खुद कमांडर इन चीफ बनकर महाज पर चला गया। मां समझदार खातून थी। उसका कहना था कि तुम अगर जंग हार गए तो ये जार की हार होगी। तुम जर्नैलों को जंग लड़ने दो ताकि अगर हार जाओ तो शिकस्त को जस्टिफाई कर सको। वो नहीं माना, महाज पर गया और जंग में रूस के लाखों फौजी मारे गए। दूसरी तरफ रूस के अंदर कहत बेरोजगारी और कसाद बाजारी का बाजार गर्क हो गया। लाखों किसान मजदूर और हुनरमंद बेरोजगार हो गए। एक वक्त का खाना खाना भी नामुमकिन हो गया। लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस सिस्टम दम तोड़ गया। सड़कों पर नौजवानों के जत्थे फिरते थे और वो किसी को भी किसी वक्त भी लूट लेते थे और लुटने वाले का कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। शाही मोहल्लात के अंदर तक चोरी हो जाती थी। लोगों ने भूख से तंग आकर सेंट पीटरबर्ग का मुहासरा कर लिया। जार ने हजूम पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया और हजारों लोग मारे गए। महल के सामने लाशों का अंबार लग गया और कोई उठाने वाला नहीं था। मजदूरों और किसानों ने इनकिलाब की बुनियाद रखी। व्लादिमीर लेनिन आगे बढ़ा और पूरा मुल्क इसके पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ महल के अंदर की हालत यह थी कि मलका अलेक्जेंड्रा रास्पुटीन जैसे जाली पीर की मुरीदनी बन चुकी थी। वली अहद एलेक्स ब्लड कैंसर का मरीज था। मलका का ख्याल था कि शहजादा रास्पुटीन की दुआ से सलामत है, लिहाजा रास्पुटीन के हर मशवरे और हर मुतालबे पर आमीन कहना मलका का फर्ज था। नाज़रीन ग्रामी, रास्पुटीन एक अयाश और करप्ट पादरी था और इसने मलका के कुर्ब का जी भरकर फायदा उठाया। शहजादियां तक इससे हाथ से महफूज नहीं थी। चुनांचे फिर वो दिन आ गया जब हजूम ने महल का घेराव किया। शाही खानदान गिरफ्तार हुआ, साल भर कैद तन्हाई में रखा गया और 17 जुलाई 1918 को पूरे खानदान को गोली मारकर जंगल में दफन कर दिया गया। कब्रों के निशान तक मिटा दिए गए और यूं रूस के शाही खानदान का 304 साला तिलिस्म टूट गया। मुअज़्ज़िज़ साथियों, निकोलस दोम का 1894 से लेकर 1917 तक 23 साला दौर तारीख में इनकिलाबे रूस कहलाता है। अगर हम ईरान के 1980 के इनकिलाब को भी इनकिलाब मान लें तो ये तारीख का सेकंड लास्ट इनकिलाब था। इससे कबल इनकिलाब फ्रांस में आया था। ये इनकिलाब 1799 से लेकर 1799 के दरमियान आया और इसने भी नस्ल इंसानी के हादसे पर बेतहाशा असरात छोड़े। ये दुनिया की जदीद तारीख के 3 बड़े इनकिलाब हैं। हम इन्हें इनकिलाबों की मां भी करार दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जब भी किसी कोने में इनकिलाब आया तो तज्जियाकारों ने इसे इनकिलाबे फ्रांस, रूस और ईरान से मिलाकर देखा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये तीनों इनकिलाब 232 साल की तारीख के अहम तरीन वाकयात हैं। अब सवाल ये है कि इन तीनों और दुनिया के बाकी इनकिलाबों की वजूहात क्या थी? बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन मुअर्रिखीन 3 बड़ी वजूहात पर मुत्तफिक हैं और वो है वसी पैमाने पर बेरोजगारी, बेमुहार महंगाई और रियासत का कमजोर होता ढांचा। ये तीनों वजूहात दुनिया के हर इनकिलाब में मुश्तरक होती हैं। रूस के आखिरी जार के दौर में 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। किसानों से खेत, मजदूरों से मजदूरी और मुलाजमों से मुलाजमतें छिन गई। महंगाई इस कदर ज्यादा थी कि लोग अपने बच्चे बेच देते थे, लेकिन इसके बावजूद महीना गुजारना मुश्किल हो जाता था और रियासत की हालत यह थी कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बैठ चुका था। सरकारी मुलाजिम हर दूसरे दिन हड़तालों पर चले जाते थे। पुलिस चोर के साथ मिल जाती थी। अदालतों के फैसले माफियाज लिखकर भिजवा देते थे। फौज मुतलिकुल अनान थी। बादशाह मलका के जेर असर था। मलका रास्पुटीन के पांव में बैठी रहती थी और रास्पुटीन शराब, औरत और पैसे वसूल करके किसी को भी किसी भी ओहदे पर तैनात कर देता था। लिहाजा पूरा मुल्क बैठ गया। इनकिलाबे फ्रांस के दौरान फ्रांस में भी यही हुआ। बादशाह मलका के पलवे के साथ बंधा था और मलका अवाम को मशवरे दे रही थी। आपको ब्रेड नहीं मिलती तो केक खा ले। और ईरान के इनकिलाब में भी सड़कों पर अवाम का रेला बह रहा था और दूसरी तरफ बादशाह की घड़ी 1 घंटा पीछे रह जाती थी तो शाही घड़ी ठीक कराने की बजाय
पूरे मुल्क की घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाती थी और अदालतों के फैसले जज नहीं लिखते थे। ईरान की खुफिया एजेंसी सावाग के दफ्तरों में लिखे और जारी किए जाते थे। लिहाजा गलियों में भी खून बहा और सल्तनत भी पारा पारा हो गई। नाज़रीन, पाकिस्तान, रूस, फ्रांस और ईरान नहीं है, हम हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों मुल्क बहरहाल किसी कौम के मुल्क हैं। ईरान 2500 साल पुरानी कौम है, फ्रांस की तारीख 2000 साल कदीम है और रूस उस वक्त भी मौजूद था जब यूरोप में कोई कौम आबाद नहीं थी। लिहाजा ये तीनों इनकलाब का झटका बर्दाश्त कर गए। वहां सिर्फ अनाने इक्तिदार और आइन तब्दील हुआ, लेकिन हम, माजरत चाहता हूं, कौम है और ना ही हमारी कोई तारीख है। हम हजारों सालों से सेंट्रल एशियन तारे आजमाओं की रौंदी हुई जमीनें हैं। चुनांचे आप मेरी बात लिख लीजिए, अगर पाकिस्तान में रूस, फ्रांस और ईरान जैसे हालात पैदा हो गए तो हम बिखर जाएंगे। हम एक मुल्क नहीं रहेंगे। पाकिस्तान नौजुबिल्ला ख्वाब की तरह टूट जाएगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन आप भी किसी रोज ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम हकीकतन इनकलाब के उस दहाने पर खड़े हैं जिसमें अब सिर्फ एक लाश गिरने की देर है और फिर ये मुल्क किसी से भी संभाला नहीं जाएगा, किसी से भी नहीं। आप बेरोजगारी देख लीजिए, पाकिस्तान तारीखी बेरोजगारी का शिकार है। रोजगार की शरह 1 और 10 है। 10 लोगों में से 1 कमाता है और 9 खाते हैं, और कमाने वालों की हिम्मत भी अब जवाब दे रही है। और बेरोजगारी की वजह क्या है? बेहुनरी और गैर कारोबारी माहौल। हमने इस मुल्क में काम करने वालों, रोजगार देने वालों और कामयाब होने वालों को गाली बना दिया है। आप अगर दही भले की रेडी भी लगा लें तो खानदान से लेकर हुकूमत तक हर शख्स आपका मुखालिफ हो जाएगा। कोई आपको दिलासा तक नहीं देगा। हमने मुल्क में आज तक लोगों को स्किल नहीं सिखाई। मुल्क में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, लेकिन ड्राइवर तलाश करते हैं तो 20-20 साल ड्राइवर नहीं मिलता। एवरेज कुक, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर तक नहीं है। ऐवान सदर की टूटियां तक लीक कर रही हैं और वजीर आजम भी गंदा खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। मुल्क में महंगाई की हालत यह है कि खाने का सामान स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे होता है और पीछे रह गई रियासत तो कोरोना इमदादी फंड में करप्शन की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी IMF जारी कराता है और गवर्नर स्टेट बैंक हो, सेक्रेटरी खजाना हो या वजीर खजाना, ये सारे फैसले अब IMF से होते हैं। मुल्क में पहली मर्तबा ऐसी हुकूमत आई है जिसने मुल्क के हर तबके को हिलाकर रख दिया है। आप मुल्क का कोई सेक्टर देख लें, आपको हर दीवार के पीछे से सिसकियां सुनाई देंगी। लेकिन इन संजीदा हालात में संजीदगी का आलम यह है कि मुल्क में ऑडियो और वीडियो का खेल जारी है। एक ऑडियो आती है और जवाब में दूसरी तरफ से भी ऑडियो आ जाती है और पूरा मुल्क इसके पीछे लग जाता है। शुनीर है कि लंदन से चंद मजीद वीडियोस भी आ रही हैं। ये वीडियोस नवंबर 2018 में उस वक्त बनाई गई थी जब चीफ जस्टिस साकिब निसार अनिल मुसर्रत की दावत पर डैम के लिए फंड जमा करने के लिए लंदन गए थे। ये मुख्तलिफ औकात में जो कुछ फरमाते रहे वो लोग रिकॉर्ड करते रहे और ये अब किसी भी वक्त मार्केट में होगी। जबकि दूसरी तरफ एक और वीडियो भी तैयार बैठी है जिसमें शरीफ फैमिली के एक अहम साहब किसी फार्म हाउस में तंजीम साजी में मसरूफ है। आप मुल्क के चैलेंजेस देखें और रियासत और सियासत के इश्यूज मुलाहिजा करें। चुनांचे इसका नतीजा क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो ऐसे हालात में निकला करता है। लेकिन मुझे अफसोस उस नतीजे का नहीं, मुझे अफसोस मुल्क के ताकतवर ओहदेदारों के रवैयों पर है। ये लोग खुली आंखों से छिपकली खा रहे हैं और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्यों? इस क्यों का फैसला बहरहाल मुअर्रिख लिखेगा और मुअर्रिख अब ज्यादा दूर नहीं है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। मुल्क तकरीबन हाथ से निकल चुका है।